हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माही बायोलॉजी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम जीव जगत जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे वर्गीकरण की ज़रूरत क्यों है। लास्ट 2 वीडियोस में हमने देख रखा है जीवों के लक्षण क्या होते हैं जो उनको निर्जीवों से अलग करते हैं। जीवों के वो कौन से लक्षण हैं जिनको हम निश्चित बोल सकते हैं और जो निश्चित नहीं हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कैरोलस लिनियस की द्विनाम पद्धति को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, वहाँ से इंपॉर्टेंट है। उसके रूल्स भी हमने पढ़े थे। सब आपने अच्छे से अपनी एनसीईआरटी की एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। आज हम देखेंगे, देखिए लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बहुत बड़ी संख्या है जातियों की जो खोजी गई है। वो कितनी है? 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक जातियां जो हैं अभी तक खोजी गई हैं। तो उनका एक एक करके अध्ययन कर पाना एक असंभव सी बात हो जाती है। तो इस अध्ययन को सरल बनाने के लिए हम वर्गीकरण करते हैं कुछ नियमों के आधार पर। कुछ नियम यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वर्गीकरण करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अध्ययन को सरल बनाने के लिए, जीवों के बारे में ज़्यादा जानने के लिए वर्गीकरण करना ज़रूरी है, जिससे हम जीवों को समूहों में और उपसमूहों में बांटते हैं वर्गीकरण में। इसको हम वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण करने का फ़ायदा क्या होता है? इससे क्या होता है, अगर हम एक वर्ग के एक जीव का अध्ययन करेंगे तो ज़्यादातर उस वर्ग के जीवों का अध्ययन हमें उसके बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, हम आर्थ्रोपोडा को अगर देखते हैं, अगर हम एक आर्थ्रोपोडा के जनरल लक्षण के बारे में बात करेंगे, जो सामान्य लक्षण होंगे, तो हमें ज़्यादातर जो होते हैं उसके सभी मेंबर के बारे में पता चल जाएगा। ऐसे हम स्तनधारियों को देखेंगे तो सभी स्तनधारियों में कॉमन कुछ लक्षण होते हैं, वो देखेंगे तो सारे स्तनधारियों के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो अध्ययन को सरल बनाने के लिए वर्गीकरण किया जाता है। अब देखिए, वर्गीकरण जो होता है उसको हम वर्गीकरण किसको बोलते हैं? जीवों को जब समूहों और उप समूहों में बांटते हैं उसको हम वर्गीकरण कहते हैं। यहाँ पर 3 वर्ड शब्द यूज होते हैं। तीनों शब्द का मतलब आपने पहले अच्छे से समझना है। देखिए, फर्स्ट आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब जीवों को समूहों में और उप समूहों में बांटना। दूसरा आता है हमारा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या बोलते हैं? जब हम जीवों को उप समूहों और समूहों में कुछ नियमों के आधार पर बांटते हैं तब उसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। ध्यान रखना है, टैक्सोनॉमी। ठीक है। अब ये टैक्सा वर्ड यहाँ पर आया है, टैक्सोन वर्ड, उसको भी हम समझेंगे। यहाँ मैं 3 वर्ड आपको समझा रही हूँ, उसको आपने अच्छे से समझना है। फिर उसके बाद एक वर्ड आता है सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब जब हम जीवों के उसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को, उसके जैव विकास को भी शामिल करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मतलब जो उनके अंतः संबंध होते हैं, जो उनके जैव विकास की जो हिस्ट्री होती है, इतिहास होता है, उसको भी शामिल करते हैं, फिर हम उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। तीनों वर्ड बहुत ही अलग अलग हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हमें पता चला हम वर्गीकरण क्यों करते हैं। वर्गीकरण हम एक एक करके करना असंभव है, इसलिए हम वर्गीकरण को जीवों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए वर्गीकरण करते हैं। अब देखिए, एक वर्ड यहाँ पे पूछा गया है, एक वर्ड यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया है जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। अब एक टैक्सा का मतलब क्या होता है, टैक्सोन क्या होता है? देखिए, टैक्सोन एक आलू भी टैक्सोन है, आलू का पौधा टैक्सोन। अब हम देखिए, जब हम वर्गीकरण देख करते हैं, टैक्सोनॉमी जब ये होती है तो टैक्सोनॉमी में 7 अलग अलग संवर्ग दिए गए हैं। जैसे कि हमारा जगत दिया गया है, संघ दिया गया है, गण, वर्ग, ये सब, वंश, जाति, ये सब दिए गए हैं। तो अगर हम देखें तो जाति भी एक टैक्सोन है, हम देखें अगर तो गण भी एक टैक्सोन है, वंश भी एक टैक्सोन है। सब अलग अलग स्तर पर एक टैक्सोन को दर्शाते हैं। इसको इस उदाहरण से समझिए। देखिए, एक कमरे में बहुत सारे टीचर बैठे हैं। अगर हम इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं तो देखिए, एक कमरे में बहुत सारे टीचर बैठे हैं। उन्होंने आपको पहले इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब सब ने अपना अलग अलग आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि मैं ये पढ़ाता हूँ। लेकिन फिर वो सब एक कमरे में आकर बैठ चुके हैं। जब किसी ने आपसे पूछा कि ये सब कौन है, तब तक आप भूल चुके हैं कि क्या पढ़ाता है। तो आपने उनके लिए एक जनरल वर्ड का यूज़ किया कि ये सब टीचर्स हैं। तो क्या आप गलत थे? आप गलत नहीं थे, क्योंकि वो सब तो टीचर हैं, बस आप ये भूल गए हैं कि वो पढ़ाते कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। लेकिन सब टीचर हैं, सब अध्यापक हैं, सब कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं। तो आपका वर्ड सही था। ऐसे ही हम टैक्सोन वर्ड जो होते हैं वो हर एक चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम स्पीसीज जो जाति होती है उसको एक टैक्सोन बोल सकते हैं।
हम जो गण, वंश, जगत सब के लिए टैक्सॉन अलग अलग स्तर पर काम करता है। हम एक जनरल वर्ड का यूज़ करते हैं जो टैक्सॉन है। इसलिए टैक्सॉन वर्ड सुन के मतलब थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं कि क्या है टैक्सॉन। तो हर स्तर पर, अलग अलग स्तर पर टैक्सॉन वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं। टैक्सॉन कुछ भी हो सकता है। हम जगत को भी टैक्सॉन बोलते हैं, जाति को भी टैक्सॉन बोलते हैं, गण, वंश सभी को हम ऑर्डर, इन सबको फैमिली, वर्ग सभी को टैक्सॉन बोल सकते हैं। अब टैक्सा कुछ नहीं है, उसी का बहुवचन है, तो इससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ऐसा क्वेश्चन किसी टेस्ट में लिया गया था, वहाँ पर बच्चे सब कंफ्यूज हो गए कि टैक्सा क्या है। टैक्सॉन तो हमने पढ़ा था, टैक्सा क्या है। टैक्सा कुछ नहीं है, बस उसी का प्लूरल है, बहुवचन है, ध्यान रखना है। टैक्सॉन अच्छे से समझ आ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वही सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। देखिए गेहूँ, चावल, पौधे, जंतु आदि सभी के लिए टैक्सॉन वर्ड का यूज़ किया गया है। पौधा भी एक टैक्सॉन है, गेहूँ भी एक टैक्सॉन है, इस प्रकार जंतु, सारे कुत्ता सभी एक टैक्सा वर्ड उनके लिए यूज़ किया गया है। वही सब बताया गया है। अब देखिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय क्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचना आवश्यक और इनके आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार हैं। ठीक है। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है, ये क्रम भी आपने याद रखना है। इसलिए विशेषीकरण मतलब लक्षणों को पहचानना, फिर उसके बाद पहचान करना, वर्गीकरण तथा नाम, फिर उसका वर्गीकृत करना उसको, फिर उसको नाम देना आदि ऐसे प्रकरण प्रणाली है जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार हैं। इम्पॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। इस लाइन को अपनी बुक में अंडरलाइन करना है, पेंसिल से करें, हाईलाइटर से करें, वो आपकी मर्जी है। पहले हम क्या करेंगे, उसके लक्षणों का अध्ययन करेंगे किसी भी जीव के, और फिर उसके बाद उसकी पहचान करेंगे, उसके बाद उसका वर्गीकरण करेंगे, और फिर उसके बाद नाम दे दिया जाएगा। कैरोलस लीनियस ने जो द्विनाम पद्धति दी थी उसके आधार पर। अगर वो पौधे हैं तो हम किसके आधार पर नाम उसका देते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। अगर वो जंतु है तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ऐसे ही बैक्टीरिया का अलग होता है, वायरस का अलग होता है। हम आगे पढ़ेंगे तो आपको आगे उसके बारे में बताएंगे। देखिए वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए अधिक उपयोगी थे। आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए स्रोत खोजने पड़ते थे। इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। पहले जब जो आदि मानव थे उन्होंने जीवों को कैसे पहचाना, मतलब उनका उपयोग के आधार पर पहचाना उन्होंने। जैसे बैल, गाय, इन चीज़ों को कैसे उपयोग में लिया, इनके दूध वगैरह के लिए भी, और इनको बोझा ढोने के लिए भी, हल चलाने के लिए, मतलब सारा उनके उपयोग के आधार पर था जो पहले हम देखते थे। काफ़ी समय से मानव विज्ञान के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की शाखा को वर्गीकरण पद्धति कहते हैं, सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक्स अभी मैंने आपको बताया, जब हम वर्गीकरण को कुछ नियमों के आधार पर तो करते ही हैं, लेकिन साथ में हम उसके क्या करते हैं, जैव विकास अध्ययन को, उसके अंतर लक्षणों को भी पहचान कर उसके आधार पर करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक। टैक्सोनॉमी हमने बताया था कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, जब हम वर्गीकरण को कुछ नियमों के आधार पर करते हैं। हम कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, सिर्फ एक ही बच्चे ने शायद उसका आंसर दिया, गलत बात है, आपने आंसर करना है जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी हम बोलते हैं, वर्गीकी का पिता हम बोलते हैं कैरोलस लीनियस को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने टैक्सोनॉमी में बहुत सारा काम किया था। अभी इनकी एक बुक का नाम भी देखिए, इनकी बुक का नाम दे रखा है सिस्टमैटिक। शब्द लैटिन शब्द सिस्टमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लीनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टमा नेचर चुना। ये है इनकी बुक का नाम, सिस्टमा नेचुरी। ये क्या है, इनकी बुक का नाम है। इनकी एक और बुक है स्पीसीज प्लांटेरम, जिसमें इन्होंने बहुत सारे पौधों का अध्ययन किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इसीलिए हम लीनियस को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी को कहते हैं, वर्गीकी के पिता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने वर्गीकी के टैक्सोनॉमी में बहुत सारा काम कर रखा है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी अध्ययन होता है, बता दिया। ये भी मैंने टैक्सोनॉमी आपको बताया ना क्या होता है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी अध्ययन रखा गया है। ये है हमारी वर्गीकी टैक्सोनॉमी। अब आगे देखते हैं। अब वर्गीकी संवर्ग देखिए, वर्गीकी एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिसमें प्रत्येक सोपान पर अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्गीकी व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं।
और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः एक वर्णक टैक्सोन कहते हैं, जो मैंने आपको पहले बात बता रखी है। अब वो वर्गीकी संवर्ग कौन से हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं, वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं, और उन सबको क्या कहते हैं, एक सोपान कहते हैं, एक टैक्सोन कहते हैं, जो मैंने आपको बताया। अब ये क्या है, ये देख लेते हैं। ये हैं हमारे 7 वर्गीकी संवर्ग: जगत, किंगडम, फाइलम, डिवीजन, वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश, जीनस, जाति, स्पीसीज। ये हमारे 7। सबसे बड़ा होता है जगत, उसके बाद होता है फाइलम। ध्यान रखना है फाइलम और डिवीज़न। फाइलम वर्ड हम यूज़ करते हैं जंतुओं के लिए, जबकि डिवीज़न वर्ड हम यूज़ करते हैं पादपों में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन के पूछा गया है तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एक स्टेटमेंट में देखा था मैंने कि फाइलम और इसी में ही बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि फाइलम और डिवीज़न एक ही चीज़ है, लेकिन इसको जंतुओं में हम बोलते हैं फाइलम और जबकि पादपों में हम बोलते हैं डिवीज़न। वर्ग, क्लास, गण, ऐसे ऐसे करके सबसे छोटी जो वास्तविक जिसका अस्तित्व होता है वो क्या है, जाति है। वास्तविक अस्तित्व जाति का होता है, जिसको हम देखते हैं वो एक जाति होती है, स्पीसीज होती है। बहुत सारी जाति मिलकर एक वंश बनाते हैं, बहुत सारे वंश मिलकर एक कुल को बनाते हैं, बहुत सारे कुल मिलकर एक गण को बनाते हैं, बहुत सारे गण मिलकर एक वर्ग को बनाते हैं और वर्ग मिलकर संघ को बनाते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा है जिसको हम पढ़ते हैं वो है जगत। बहुत सारे वैज्ञानिकों का दावा है कि जगत से भी बड़ा डोमेन होता है। वो जब हम जैविक वर्गीकरण को पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि डोमेन क्या है, ऐसा कहा गया है। लेकिन अभी फिलहाल हम जो पढ़ते हैं वो जगत तक ही पढ़ते हैं, जगत से ऊपर हम नहीं पढ़ते हैं। पर फिर भी ध्यान में रखना है कि जगत से बड़ा माना गया है डोमेन को, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए सभी का पता, सभी देखा आपने, 7 होते हैं। वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों को एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी टांगे होती हैं। इसका अर्थ है कीट स्वकारणीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है। अब देखिए मतलब जो कीट जो होते हैं उनको एक वर्ग में रखा गया है, किसके आधार पर, कि उनमें 3 जोड़ी टांगे होती हैं, संधिपाद होते हैं, उनके आधार पर जिनमें भी 3 जोड़ी वो होंगे उनको किस वर्ग में रखा गया है, कीट वर्ग में रखा गया है, ऐसा। अब देखिए सभी ज्ञात जीवों को वर्गीकीय अध्ययन के सामान्य संवर्ग जैसे जगत, संघ, जो आपको मैंने बताया उसमें रखा गया है, विकास हुआ है। अब इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं कि ये है क्या। हमारे वर्गीकरण जो हमने वर्गीकरण किया है उसको हमने कैसे अलग अलग स्तर पर बांटा है, वो किसमें कितने 7 पदानुक्रम उसमें शामिल हैं, जो अभी मैंने आपको उनका क्रम भी याद रखना है। सबसे बड़ा किंगडम होता है, किंगडम के बाद हमारा फाइलम आता है। फाइलम हम किस में बोलते हैं, जंतु में बोलते हैं, जबकि डिवीज़न हम बोलते हैं पादपों में। उसके बाद आता है हमारा भाग, फिर वर्ग आता है, फिर गण, फिर कुल, फिर वंश और फिर जाति। सबसे जो वास्तविक जिसका अस्तित्व होता है वो जाति होती है। हम जिसको वास्तव में देख रहे होते हैं वो जाति होती है। देखो हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ज़्यादा जैसा क्वेश्चन बनता है सीधे मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगी, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनता, बस ये हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ज़रूरी होता है। हमें पता होना चाहिए स्पीसीज क्या है। देखिए जाति, स्पीसीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने मुझे आंसर देना है, मैंने आपको बता रखा है, फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। स्पीसीज की जो जैविक अवधारणा है वो किसने दी थी, किसको हम 20वीं सेंचुरी का डार्विन कहते हैं, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ऐसे आप एक्टिव रहेंगे तभी पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं और हमारा पढ़ाना कुछ सफल हो रहा है, हम कुछ पढ़ा रहे हैं और आप उसको अच्छे से पढ़ रहे हैं। देखिए सभी जो वास्तविक जिनका अस्तित्व होता है वो उनको स्पीसीज बोलते हैं। देखिए वर्गीकीय अध्ययन में जीवों के वर्ग जिनमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उनके आकार के विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम आलू जो होता है और पैंथेरा लियो शेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों में नाम में इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लियो जाति का संकेत है। द्विनाम पद्धति को हमने देखा था। द्विनाम पद्धति में पहला जो है वो वंश को दर्शाता था, जबकि दूसरा जो था जाति को दर्शाता था। तो यहाँ पर हम दूसरा ही देख रहे हैं। मैंजीफेरा इंडिका में इंडिका जाति को दर्शाता है, सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम जाति को दर्शाता है, पैंथेरा लियो में लियो जाति को दर्शाता है। अब देखिए जबकि पहले पद मैंजीफेरा, सोलेनम तथा पैंथर वंश के नाम है और यह टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न
जीवों जिनमें आकारिकीय गुण समान हों, जो दिखते हों। उदाहरण पैंथेरा। एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रीम, मेलनजेना भी आते हैं। मानव की जाति ओसोपियंस सेपियंस जो है होमो सेपियंस में आती है, होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। देखिए बहुत सारी स्पीसीज जो हैं उनको हम उनको मिलकर जिनके जो इनके कुछ लक्षण समान हों तो उनको हम किसमें एक वंश के अंदर रखेंगे, यही है। और सबसे ये बस ध्यान रखना है, सबसे जो वास्तविक अस्तित्व जो होता है वो स्पीसीज का होता है जिसको हम देख रहे होते हैं। अगर हमें किसी भी एनिमल प्लांट्स किसी को भी देख रहे हैं तो वो हमें वास्तव में किसको देख रहे हैं, एक स्पीसीज को देख रहे हैं, ठीक है, वही है। अब ये कुछ लक्षणों के आधार पर हम उसको वंश में रखेंगे। कुछ वंश में जिनमें समान लक्षण देखे जाएंगे उनको हम एक कुल में रखेंगे, और एक कुल जिनमें समान लक्षण देखे जाएंगे उनको गण के अंदर रखेंगे, फिर वर्ग क्लास में, फिर संघ में। ऐसे ही है, बस यही दे रखा है, आप इससे खुद से पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है। संघ और फाइलम में ध्यान रखना है। फाइलम वर्ड हम किस में यूज़ करते हैं, हम जंतुओं के लिए फाइलम का यूज़ करते हैं, जबकि जो पादप होते हैं उनके लिए हम प्लांट्स के लिए डिवीज़न का यूज़ करते हैं, ठीक है। बस यही है, इसमें कुछ ज़्यादा इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको बताया है, कुछ लक्षण दे रखे हैं कि इन लक्षणों के आधार पर हम ऐसे वंश से आगे जाएंगे, वर्ग में ऐसे वर्ग से हम संघ में जाएंगे, और फिर संघ से हम सबसे बड़ा जगत में जाएंगे। जगत जो होता है सबसे बड़ा होता है। एक चीज़ और यहाँ पर, जब हम जगत सबसे बड़ा हमारा जगत है, हम जगत से जाति की तरफ बढ़ रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, जबकि हम जाति से जगत की तरफ जा रहे हैं तो जो समान लक्षण होते हैं वो कम हो रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, देखिए हम जब एक एग्जांपल लेते हैं, हम जगत की तरफ आते हैं तो एक जगत जो होता है हम उसमें देख रहे हैं कि जगत के अंदर जगत 5 होते हैं। ये विटेकर ने 1969 में, हम आगे पढ़ेंगे जब जैविक वर्गीकरण में दे रखा है ये आपका 5 जगत क्लासिफिकेशन, लेकिन मैं भी थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। जगत 5 होते हैं। मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, कवक होता है, प्लांटी होता है और एनिमेलिया होता है। अगर हम एक जगत को लें, हम देख ले प्रोकैरियोटिक को ही ले लेते हैं। जगत मोनेरा के अंदर सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, ठीक है। अब वहाँ पर हमें कुछ लक्षण पता है, उनके एक दो लक्षण के आधार पर कुछ लक्षण हैं ऐसे जिसके आधार पर हमने उन सबको प्रोकैरियोटिक के अंदर रखा है। लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर भी अलग अलग स्तर पर विभिन्नताएं देखने मिलती हैं। जैसे हम देखेंगे माइकोप्लाज्मा तो बाकी प्रोकैरियोटिक से अलग है, उसमें सेल वॉल नहीं होती है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। आर्कीबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया से अलग है, तो वो क्या है, वो अलग है। मतलब जब हम देखते हैं तो कुछ लक्षणों के आधार पर हम जगत तक पहुंचते हैं। धीरे धीरे जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो समान लक्षण जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। जबकि हम जाति की तरफ जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ही फाइन इंफॉर्मेशन को हम पढ़ रहे होते हैं, बहुत ही स्पष्ट, जो एक जाति में मतलब उसी जाति में ही होगी, कि ये नहीं है कि उनके, तो हमने एक वो भी पढ़ा था जैविक अवधारणा, जो कि बहुत एक फाइन लक्षण हो गया कि जो जो परस्पर एक जाति के जीव होंगे वो जनन कर सकते हैं। दूसरी जाति के जीव भले ही एक समान दिख रहे हों, लेकिन वो तब तक एक जाति के जीव नहीं होते जब तक वो परस्पर जनन नहीं कर सकते। तो एक चीज़ बस ऐसे ही ध्यान रखनी है, हम जब जगत से नीचे की तरफ जाते हैं तो समान लक्षण जो होते हैं वो बढ़ते हैं, जबकि हम जाति से जगत की तरफ जाते हैं तो समान लक्षण जो होते हैं वो घटते जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। जगत का हमने देखा, जगत जो होता है एक 5 होते हैं, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ये 5 जगत हम आगे पढ़ेंगे, हमारा अलग है। इससे बड़ा मैंने आपको डोमेन बताया, उसे भी हम जैविक वर्गीकरण जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। ये थे हमारे, जब हम वर्गीकरण करते हैं, टैक्सोनॉमी करते हैं, तो अलग अलग जो पदानुक्रम होते हैं उनके आधार पर हम पढ़ेंगे। अगर हम एक जीव को देखेंगे कि वो किस जगत में आता है, उसका संघ क्या है, गण क्या है, ऑर्डर क्या है, वर्ग क्या है, उसका वंश क्या है, उसकी जाति क्या है, ऐसे हम उस जीव को वर्गीकरण करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने जो भी पढ़ा उसको आप अच्छे से समझेंगे। अपने नोट्स अपने खुद से बनाने हैं। और बाकी क्या है, एक जगत भी जो होता है एक टैक्सोन को रिप्रेजेंट करता है। टैक्सोन मैंने आपको बताया किसी के लिए भी कॉमन वर्ड है, टैक्सोन हम यूज़ करते हैं, वो गलत नहीं है। जगत भी टैक्सोन, स्पीसीज भी, वंश भी, सबको हम अलग अलग स्तर पर सब टैक्सोन को दर्शाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।